नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह मौलिक अधिकार का पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें कि मैं स्वतंत्रता के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। इससे पहले मौलिक अधिकार पर पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 में आर्टिकल 12-13 को समझाया गया था और पार्ट 2 में अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित समानता के अधिकार को बताया गया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या अदर एग्जाम्स हो, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से अच्छे अच्छे सवाल आते भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और पूरे बेसिक से इसे शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा है पार्ट 3 में कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, ठीक है। और स्वतंत्रता के अधिकार 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात की गई है और इसमें टोटल 7 मेन पॉइंट्स थे पहले, ठीक है। एक पॉइंट हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 मेन पॉइंट्स है इसके और 7वां जो पॉइंट है वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। 6 मेन पॉइंट में देखिए, पहला कह रहा है कि 19 का पहले में कहा जा रहा है कि भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, भारतीयों को भाषण और अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी गई है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी की गई है, ठीक है। या इस अधिकार के तहत आप सरकार के विरुद्ध भी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स हैं दोस्तों यहां पर, ठीक है। ये ध्यान देना होगा हमें कि इस अनुच्छेद का हम उल्लंघन नहीं करें, ठीक है। जैसे ऐसा हम कुछ भी ना भाषण दे या ऐसा कुछ भी सरकार के बारे में ना करें जिससे देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठने लगे या फिर लोक व्यवस्था बाधित होने लगे। ये चीजों को ध्यान देना होगा हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। ये हमारा संविधान भारतीय संविधान हम भारतीयों को यह अधिकार देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन ध्यान रहे हथियार रहित नहीं, हथियार के बगैर करना होगा। और वैसे भी दोस्तों जो प्रोटेस्ट वगैरह होता है शांतिपूर्ण तरीके से जो आप आवाज उठा रहे हैं वो अहिंसात्मक होना चाहिए, ना कि हिंसात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि ये जो दूसरा पॉइंट दे रहा है कि शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार दिया गया है, तो इसके तहत हम ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह ना करें या ऐसा कोई भी सम्मेलन ना करें शांतिपूर्ण तरीके से जिसमें भारतीय एकता और अखंडता टूटने लगे, ठीक है। ये ध्यान देना होगा, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इसके, ठीक है। और ना ही समाज में कोई समस्या उत्पन्न होने चाहिए इस शांतिपूर्ण सम्मेलन से। इसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। हमारा संविधान हमें यह भी हक देता है कि हम कोई संघ बनाना चाहें, पार्टी बनाना चाहें, गुट बनाना चाहें या समिति बनाना चाहें तो एकदम निर्विरोध रूप से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान हमें यह हक देता है। लेकिन ध्यान में रखना है इस बात को कि हम कोई भी संगठन या पार्टी ऐसा ना बनाएं जिससे यह लगे कि भारतीय क्षेत्र या भारतीय सुरक्षा या भारतीय अस्मिता या भारतीय गरिमा पर कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं उठने चाहिए, वरना फिर कानूनी मामला, फिर उस कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी के बाद देखिए कह रहा अगला, कह रहा भारतीय राज्य क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। हमारा संविधान हमें यह हक भी देता है कि भारतीय क्षेत्र में, ठीक है, इस पूरे भारतीय क्षेत्र में हम जहां भी चाहे निर्विरोध रूप से जा सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, कोई हमें रोक टोक नहीं सकता है, ठीक है। बिहार है तो हमारा मन है भाई कन्याकुमारी जाए, बिल्कुल जा सकते हैं। हमारा मन है हम महाराष्ट्र जाए, बिल्कुल जा सकते हैं। राजस्थान मन है वहां जाए, वहां भी जा सकते हैं। निर्विरोध रूप से आवागमन कर सकते हैं और यह अधिकार हमारा संविधान देता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना है हम लोगों को, कह रहा है कि अगला भारत में कहीं भी निवास या बसने का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में क्या होता है, कई राज्यों में ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अक्सर उस क्षेत्र के लोगों को संबोधन करने के लिए दूसरे क्षेत्र से आए लोगों पर प्रश्न उठाने लगते हैं। जैसे महाराष्ट्र का केस ले लीजिए, महाराष्ट्र वगैरह में क्या होता है, अक्सर वहां के लोकल पार्टीज वगैरह कहती हैं अरे बिहारी है, बिहारी को भगाओ यहां से, यूपी वाले भैया हैं इन्हें भी भगाओ यहां से। अरे भाई, जब हमारा संविधान ही हमें यह हक दे रहा है कि हम कहीं भी जाके बस सकते हैं या निवास कर सकते हैं,
तो किसी क्षेत्रीय पार्टी के रोकने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान देना हमें कि हम कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं और साथ ही वहां पर रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं, और यह अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, भारत में कोई भी व्यवसाय या आजीविका अपनाने का जो है अधिकार है। यहां ध्यान देना होगा दोस्तों कि कुछ तकनीकी दक्षता को छोड़कर, जैसे ऐसे कई फील्ड्स हैं जिसमें जाने के लिए हमारे पास जो है दक्षता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे मेडिकल क्षेत्र में जाना है, ठीक है, तो मेडिकल क्षेत्र के लिए उसमें एक तकनीकी दक्षता है कि हाँ, अगर मैंने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है तभी मैं मेडिकल के व्यवसाय में जा सकता हूं, या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो मैं उसके रिगार्डिंग मैंने पढ़ाई की है तभी मैं उस क्षेत्र में जा सकता हूं। और इस आर्टिकल का हवाला देके हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई संविधान के ये स्वतंत्रता के अधिकार में जो है आर्टिकल 19 में तो ये वर्णित है कि कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अपना सकते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स है। यहां पर ध्यान देना होगा कि कुछ तकनीकी बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो है आप कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं और यह अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है इसके कुछ मैंने बताया था 7 पॉइंट्स हैं, 6 डिस्कस किया गया, यहां पर 7वां बाकी है। तो 7वां जरा देख लीजिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है ये। 7वां जो था दोस्तों ये कह रहा है संपत्ति का अधिकार के बारे में बात कर रहा है, प्रॉपर्टी के राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है यहां पर। इसे क्या किया गया था दोस्तों, 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में था, लेकिन 44वां संशोधन जब हुआ था 1978 में, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस समय जो है देश के प्राइम मिनिस्टर जो है मोरारजी देसाई जी थे। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दीजिए ताकि संपत्ति जैसी प्रॉपर्टी जैसी चीजें जो है उस पर कानूनी अधिकार हो सके। ठीक है, और ये कहां डाल दिया गया, यहां से मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के क्लॉज ए में डाल दिया गया, जो कि कानूनी अधिकार वाला आर्टिकल है। ठीक है, वहां डाल दिया गया और ये दोस्तों करना भी बहुत अनिवार्य था। जरा सोचिए कि मौलिक अधिकार में ही आज भी अगर संपत्ति का अधिकार रहता तो हम अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित होगा, अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, हम संपत्ति जो है खूब सारा रखते, काला धन एकदम रखते, मतलब संपत्ति प्रॉपर्टी हम बढ़ाते ही जाते, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अगर कोई आता भी हमारे पास और कहता है कि इतनी संपत्ति ये वो कहां से लाए बताओ, तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम कहेंगे भाई मौलिक अधिकार के तहत ये हमारा एक अधिकार है, संपत्ति हम चाहे रखें, जैसे रखें, जहां रखें, जितना रखें। तो ऐसे विषय को कानूनी अधिकार में डालना बहुत अनिवार्य था ताकि देश में जो है अराजकता कम हो, ठीक है, भ्रष्टाचार कम हो। इन सारी चीजों पर लगाम लगाने के लिए ही संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में डाला गया। ठीक है, अगला देखिए एक और बात कह रहा है, संपत्ति के अधिकार के अलावा अनुच्छेद 31 में जो है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं उसे यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अनुच्छेद 19 में है संपत्ति का अधिकार और उसके बाद 31 में संपत्ति के अर्जन का अधिकार, ये दोनों ही संपत्ति से जुड़े मामले हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए 31 में कहा गया है कि संपत्ति का जो अनिवार्य अर्जन है अब उस पर रोक लगेगी। ठीक है, यह भी 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 द्वारा भाग 3 से हटाकर जो है अनुच्छेद 31 को भाग 3 से हटाकर कहां डाल दिया गया, कानूनी अधिकार में, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। आप अनिवार्य रूप से जो अर्जित कर रहे हैं धन, उसे भी आप कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। कानूनी अधिकार के तहत कभी भी आप पे प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि आपके पास कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है। ठीक है, संपत्ति से जुड़े जितने मामले उन सभी को कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। और कानूनी अधिकार में डालने के तहत अगर आप करप्शन करते हैं संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह जैसी चीजों पे, तो आपके घर पे जो है इनकम टैक्स, ईडी, ये सारे छापा मार सकते हैं, है ना, ताकि देश में भ्रष्टाचार कम हो। ऐसी चीजें भी थी। ठीक है, अगला देखिए, देखते हैं आर्टिकल 20 को, देखते हैं कि 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि में जो है संरक्षण दी जाएगी। ठीक है, अपराध अगर आपने किया है और दोष जो है वो सिद्ध हो रहे हैं तो उसके अनुरूप कुछ संरक्षण दिया जा रहा है। तो हाँ, संविधान ने हमें कुछ संरक्षण दिया है इसके प्रति। जैसे
मान लीजिए कि आपको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, सबसे पहले आपको गिरफ्तार किया गया है, आपने कुछ अपराध किया, अपराध करने के बाद आपको गिरफ्तार किया गया, तो यह ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस समय जो कानून व्यवस्था चल रहा है उसको उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि उस समय की कानूनी सजा उसे मिलेगी। इसे और अच्छे से समझेंगे, अभी रुकिए। फिर कह रहा है कि दोषी को जो है खुद के विरुद्ध कभी भी गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारा जो है अनुच्छेद 20 जो है अपराध के मामले में जो है हमें संरक्षण दे रहा है। और तीसरा कह रहा है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, ठीक है। इस तीनों को समझिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट कि जिस समय अपराध किया गया है उसी समय का जो है कानून वाला जो है सजा लागू होगा इस पे। जैसे कि आपको याद होगा दोस्तों, 2012 में 16 दिसंबर की रात दिल्ली में जो है निर्भया कांड हुआ था, और निर्भया कांड के तहत जो है 5 दोषी पाए गए थे, जिस 5 दोषी में जो है एक जो है वो वयस्क नहीं था, ठीक है, वो पूरी तरीके से वयस्क नहीं था, बच्चा ही था, लगभग 15-16 साल का, लेकिन अपराध तो अपराध है, उसने अपराध किया था इसे। तो उस समय जो पॉक्सो एक्ट था, रेप का जो एक्ट था, उसके तहत क्या था कि जो 15 साल के व्यक्ति हैं या बच्चे हैं उन पे ये पॉक्सो एक्ट जो है नहीं लगता था। तो उसके तहत तो अब देखिए हमारा संविधान कह रहा है कि अनुच्छेद 20 के अनुसार कि जिस समय अपराध किया गया है उस समय जो कानून व्यवस्था वो लागू होगा। तो उस समय तो पॉक्सो एक्ट नियम में जो है ये प्रावधान ही नहीं था कि 15 साल के बच्चों पे भी पॉक्सो एक्ट रेप वाला चार्ज लगेगा, नहीं था। इसके अलावा चारों पे लगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने फाइनल रिजल्ट भी देखा होगा कि इन 4 में से एक तो जेल में ही मर गया, आत्महत्या कर लिया, इन तीनों को फांसी हुई और एक जो है रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा? इसलिए कर दिया गया क्योंकि 3 को फांसी हुई, एक आत्महत्या कर लिया और एक रिहा इसलिए हो गया क्योंकि अनुच्छेद 20 में जो है अपराध का दोष सिद्धि में संरक्षण की बात की गई थी और कहा गया था कि उस समय का नियम कायदा उस पर लागू होगा जिस समय उसने सजा किया है, ठीक है, मतलब अपराध किया है, ठीक है, ये ध्यान देना। हालांकि अब जो है पॉक्सो एक्ट में उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, और उम्र सीमा थोड़ी कम भी की गई है कि 16 साल के बच्चे भी अगर ऐसा करते हैं तो उन पे ये नियम कायदे लग जाएंगे। खैर अगला देखिए कह रहा है कि कभी बाध्य नहीं किया जाएगा, आपने जो अपराध किया है उसके लिए गवाह बनने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा कि आपने जो भी अपराध किया है एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगा। सपोज कीजिए कि आपने एक मर्डर किया है, ठीक है, तो चलिए उम्र कैद की सजा दे दी गई है ना। मान लीजिए आपने 2 मर्डर किया या 3 मर्डर किया या आपने 4 मर्डर किया, तो क्या आपको न्यायालय 4 बार उम्र कैद उम्र कैद उम्र कैद उम्र कैद देगा? एक मर्डर कीजिए या 4 मर्डर कीजिए, ठीक है, एक ही सजा देगा। एक अपराध के लिए, अपराध तो एक ही है ना, आप 4 आदमी को मार दिए तो ये तो एक ही अपराध कहलाए। ऐसा नहीं कि 4 आदमी को मारे तो अलग अलग अपराध ऐसे जोड़ के करेंगे, इसीलिए एक अपराध के लिए एक ही सजा। या मान लीजिए आपने एक अपराध किया और उस अपराध के तहत आपको फांसी की सजा दी गई, ठीक है, और आपने एक और दूसरा अपराध भी कर दिया, तो क्या आपको डबल बार फांसी दी जाएगी? ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए कह रहा है कि अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण, आर्टिकल 20 में। देखिए इसके बाद जो है अनुच्छेद 21 में कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। जरा इसे समझ लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में 2 जो है मुद्दे आए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। पहला मुद्दा जो आया था AK गोपालन का मुद्दा आया था, AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950 में आया था। इसमें जो है इस मद्रास कोर्ट ने कहा था कि भाई जीवन का अर्थ क्या होता है? जीवन का अर्थ यह है कि जीवित रहना है, यही मूल अर्थ है। लेकिन एक केस जो है गया था मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978, जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कहा कि जीवन का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि जीवन जीने तक ही सीमित रहे, इसमें और भी चीजें आती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हो वो चाहेगा कि हम गरिमापूर्ण जीवन जिएं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है कहेगा कि हम स्वच्छ पर्यावरण में जिएं, कोई भी व्यक्ति उसे भोजन का अधिकार है, रोजी रोटी का अधिकार है, निजता का अधिकार है, ये सारे अधिकार हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, इन सभी अधिकारों को देखिए तो कहीं ना कहीं आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मान लीजिए आप किसी समाज में रह रहे हैं और आपको कोई जो है किसी कारणवश आपको गरिमापूर्ण जिंदगी जीने को नहीं मिल रहा, आप क्या कीजिएगा? आप घुट घुट के मरिएगा, ये हो सकता है कि आत्महत्या भी कर ले, तो हुआ ना, ये भी एक जघन्य अपराध। तो इसीलिए कहा गया कि सिर्फ जीने का आधार ही नहीं, गरिमापूर्ण जिंदगी भी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, वहां पे स्वच्छ पर्यावरण नहीं है, बहुत सारे जो है सघन आबादी में बहुत सारे बड़े बड़े कारखाने हैं, धुएं निकल रहे हैं, तो उन धुओं से तो आपका तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगा ना। तो उस हिसाब से जो स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है यहाँ के व्यक्तियों को।
और उसी तरीके से भोजन का अधिकार या रोजी रोटी का अधिकार या निजता का अधिकार। यहां दोस्तों ध्यान देना है कि ये जो निजता का अधिकार वर्ड उठकर आया है, ये भले 78 वाले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, लेकिन 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है निजता के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दे दिया इसको, ठीक है, 2017 में दिया गया। और इसके बाद जो है देखिए अनुच्छेद 21 में एक और क्लॉज जोड़ा गया। इस क्लॉज के तहत कहा गया कि अब जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शिक्षा का भी अधिकार शामिल किया जाए, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से दैहिक स्वतंत्रता उसका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो समाज में एक गरिमापूर्ण जिंदगी जी सकता है, एक अच्छी जिंदगी जी सकता है वो। इसीलिए शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ दिया गया और कहा गया कि राज्य जो है यह प्रबंधन करेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना किस संशोधन के तहत यह कहा गया, यह 86वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया, जो कि 2002 में लाया गया था। यहां से देखिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कहां वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 21 के ए क्लॉज में किया गया है। किस वर्ष लाया गया है दोस्तों, तो 2002 में लाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। ये मेन बातें थी। इसके बाद देखिए हमारा आता है अगला अनुच्छेद 22, जो कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दी जाएगी, और ये हक जो है हमारा संविधान देता है। जरा इसे देखते हैं क्या है ये, क्योंकि संविधान 22 जो है दोस्तों वो 2 खंडों में है और दोनों खंडों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं जैसे कई बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ते हैं मुझसे, तो वो लोग बोलते हैं कि सर पहले हमने ये पढ़ा था। तो मैं उन्हें बताता हूं कि बच्चे आपने जो भी पहले पढ़ा था वो अलग चीजें हैं, पता नहीं आपके गुरुजी ने क्या पढ़ाया था या कैसे पढ़ाया था, लेकिन हम एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक को समझना है तो इस तरीके से समझना है। जैसे देखिए 22 में देखिए क्या कह रहा है, 2 खंड की बात की गई है। पहला खंड जो है इसे कह रहा है कि ये साधारण कानूनी मामले इसमें आते हैं पहले खंड में, और दूसरे खंड में जो है वो निवारक हिरासत की बात की गई है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात यानी निवारक हिरासत की बात की गई है। पहले वाले को समझ लीजिए, ये साधारण यानी दंडात्मक प्रक्रिया, यहां पर कानूनी दंडात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें कह रहा है कि मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है, तो अक्सर जो है आपने जघन्य अपराध किया है, तो इस मामले में क्या होता है, पुलिस आपके पास आता है वारंट लेके, है ना, ये लीजिए वारंट आपका, है ना, चलिए थाना, पकड़ के लेके चलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मैटर पे पुलिस आपको वारंट दिखा के ही गिरफ्तार करे। हो सकता है कोई कॉमन बात भी हो, उस मामले में भी आके आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस वक्त जरूरी नहीं है कि वो वारंट लेके आए दिखाए, जैसा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है तो पहला तो वारंट जरूरी है, बता दिया मैंने किन मामलों में चाहिए और किन मामलों में नहीं। दूसरी बात कि 24 घंटे के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के पास जो है उन्हें खड़ा करना होगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। लेकिन यहां ध्यान में रखना होगा दोस्तों आपको कि आने जाने का, ठीक है, आने जाने का और साथ ही साथ अवकाश का समय, आने जाने और अवकाश के समय को छोड़कर, ठीक है। मान लीजिए आपने अपराध किया यहां पर, है ना, मान लीजिए हम रोसड़ा में रह रहे हैं, तो रोसड़ा में किसी ने, एक व्यक्ति है, इसने अपराध किया और ये भाग के चला गया राजस्थान, तो रोसड़ा पुलिस क्या करेगा, जाएगा राजस्थान, जाएगा, वहां के लोकल पुलिस थोड़ा कोऑपरेट करेंगे उनको, उसे पकड़ा जाएगा। तो उसे जो पकड़ेंगे और लेकर आएंगे तो आने जाने का समय तो 24 घंटा से भी ज्यादा हो गया, तो इस समय को नहीं जोड़ना है, क्योंकि क्या कह रहा है, आने जाने के समय को नहीं जोड़ना है। और दूसरा, छुट्टी का दिन, अवकाश का दिन को नहीं जोड़ना है, और तब देखा जाए कि 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास जो है खड़ा किया जाए कि हाँ इसे किस अपराध में हमने पकड़ा है। तीसरा कि उस अपराधी को जो है कानूनी सलाह जो है, यानी कानूनी सलाहकार दिया जाएगा, ठीक है, कानूनी सलाहकार, वकील के रूप में कानूनी सलाहकार, या वो चाहे व्यक्ति की कहे कि हम खुद ही अपना केस लड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना केस भी लड़ सकता है। लेकिन यदि वह चाहता है कि उसे कानूनी सलाहकार चाहिए तो वकील भी देखिए 2 तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टी ने केस किया तो एक उसके तरफ से है और आपके तरफ से कोई नहीं है, तो भी न्यायालय
न्यायालय क्या करता है, आपको सरकारी वकील जो है अलॉट करवाता है कि जाइए भाई आप इसका पक्ष लीजिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारा संविधान जो हमें ये दे रहा है कानूनी सलाहकार का एक फायदा। तो ये कंडीशन हमारा किस चीज में, खंड 1 में, जो कि साधारण कानूनी मामले हैं। दूसरा जो है दोस्तों खंड 2 जिसमें निवारक हिरासत का बात किया गया है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई। इसको समझिए क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके तहत किसी व्यक्ति को, जरूरी नहीं है कि वारंट हो उसके पास, बगैर वारंट के भी उसे नजरबंद कर दिया जाएगा। ठीक है, नजरबंद कर दिया जाएगा। और नजरबंद जरूरी नहीं कि उसे उठा के जेल में ही करेगा, घर में रह रहा है घर में ही नजरबंद कर दिया, ऑफिस में वहीं जाके नजरबंद कर दिया, बाहर जो है सिक्योरिटी रहेगी, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये किन किन मामलों पे होगा वो भी देख लेते हैं। कह रहा है, देखिए कह रहा है बिना वारंट के 3 माह तक जो है आपको नजरबंद रखा जा सकता है। और कह रहा है कि अगर जो भी व्यक्ति जो है इस डिटेंशन में रह रहा है, उस व्यक्ति को जो है कारण बताना होगा कि आपको किस कारणवश रखा गया। ठीक है, यदि वह व्यक्ति चाहे तो इस निरोध के विरुद्ध जो है वह प्रतिवेदन भी कर सकता है न्यायालय में। अब जरा देखिए कैसे व्यक्तियों पर जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा। हाल फिलहाल में दोस्तों जम्मू कश्मीर का मुद्दा आप लोगों ने जरूर देखा होगा। जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे में आपको पता होगा कि धारा 370 जब हटाने की बात चल रही थी, ये मैडम जी जो देख रहे हैं ना, ये मैडम महबूबा मुफ्ती नाम है इनका, ये मैडम कह रही थी एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार को, कि धारा 370 को छूने का मतलब है आग में बारूद में हाथ देना। ये महाशय ये फारूक अब्दुल्ला जी हैं और ये इनके बेटे उमर अब्दुल्ला जी हैं, ये भी सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और ये भी सीएम रह चुके हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट सीएम थी जब 370 हटाया जा रहा था। ठीक है, तो ये सारे ही सीएम रह चुके हैं। अब ये तो चाहेंगे नहीं कि 370 हटा दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो 370 जो है हमारे संविधान पे घाव की तरह था, नासूर की तरीके से था, है ना, लग रहा था भारतीय पार्ट हो के भी जम्मू कश्मीर जो है एक विदेश की तरह था। यहाँ का लोग जो है वहां जाके रह नहीं सकता है, जमीन नहीं खरीद सकता, बहुत तरीके का प्रावधान था। अलग झंडा है वो लोग का, अलग कानून है, अलग संविधान है। यार ऐसे कैसे चलेगा, एक देश में रह के अलग ही तुम बांसुरी बजाओगे, कैसे चलेगा। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, महबूबा मुफ्ती हो गई या फिर फारूक अब्दुल्ला हो गए या इनके बेटे उमर अब्दुल्ला हो गए, है ना, इन सबको नजरबंद कर दिया, घरों में ही कैद कर दिया, रह दिया। मतलब कैद मतलब ये नहीं कि हथकड़ी लगा दिया, नहीं, घर में ही उनको रहने के लिए कह दिया गया, आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलिएगा तो कहीं ना कहीं जो है माहौल खराब हो सकता है, देश के छवि पर जो है कहीं ना कहीं कुछ खराबी आ सकती है ना, या एकता पर जो है सवाल उठ सकते हैं, देश की एकता अखंडता टूट सकती है। क्योंकि ये सब अगर बाहर निकलते तो जम्मू कश्मीर में जनता को जरूर भड़काते। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई तुम लोग नजरबंद रहो। और ये 3 वो जो देख रहे हैं आप, इना मीना डीका जो देख रहे हैं आप लोग, ये अलगाववादी नेता सब हैं। ठीक है, अहमद शाह गिलानी जी हैं, ये यासीन मलिक है और ये एक फारूक है। ठीक है, इन तीनों अलगाववादी ने भी कम नहीं किया था। जम्मू कश्मीर के जो है मामले में आग में घी छोंकने का काम ये लोग करते थे। इन सभी को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया सरकार ने कि तुम लोग अंदर में रहेगा तबे 370 हम लोग हटाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज बता दूं दोस्तों कि ये जो उमर अब्दुल्ला हैं, इनके पिता फारूक अब्दुल्ला और इनके पिता यानी उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला, यही वो व्यक्ति है जो नेहरू जी से मिलके, नेहरू जी से कहवा के अनुच्छेद 370 यानी धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर पर लगवाए थे। यही वो महान आदमी दिख रहे हैं ना, बहुत महान है जम्मू कश्मीर वालों के लिए, हमारे लिए तो नहीं है भाई, है ना। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला। ठीक, तो इन ऐसे लोगों को जो ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे, ऐसे लोगों को क्या किया गया, न्यायिक निवारक हिरासत में लिया गया, बगैर वारंट के 3 माह तक नजरबंद कर दिया गया। और इन व्यक्ति को नजरबंद करने के साथ साथ कुछ अधिकार थे कि यह व्यक्ति कारण जान सकते थे क्यों हमें किया गया ऐसा। भारत सरकार ने भी रिप्लाई दिया कि भाई 370 हटा रहे हैं, तुम ही ना कहे थे कि आग से खेलना बारूद से खेलने के बराबर है, तो इसीलिए तुम लोग को कैद करके अभी रखे, नजरबंद करके रखे हैं। 370 हटाते हैं, माहौल ठंडा होगा, तुम्हें फिर बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा किया गया। अब जरा इसको जरा समझते हैं कि आज तक जो है निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कितने नियम कायदे कानून अभी तक में बन चुके हैं, देश के आजादी होने के बाद से लेकर अभी तक, प्रेजेंट 2022 तक में। ठीक है, एक बार इसे देख लेते हैं।
जरा इधर ध्यान देना आपको दोस्तों, कह रहा है निवारक नजरबंद जो है कानून, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम कहते हैं पीडीए की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पीडीए। ये जो है दोस्तों 1950 में लाया गया था, जो कि 1969 तक अस्तित्व में था। लेकिन इसी के मध्य जो है क्या किया गया था, अपसफा लेकर आया गया था। अपसफा जो है ये 1958 में लाया गया था। सवाल भी आता है अपसफा कब लाया गया था, तो अपसफा जो है 1958 में लाया गया था। और ये है क्या दोस्तों, तो अपसफा का फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्स, जो है आर्म फोर्स, देख रहे हैं यहाँ अपसफा, आर्म फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट है ये अपसफा। इसके तहत क्या होता था, ये जो फौज लोग होता था, फौज लोग को कुछ विशेषाधिकार दिया गया था, ठीक है, ताकि वो आतंकवादी संगठन हो या आतंकवाद से जुड़े हुए व्यक्ति पर लगाम लगा सके। इसीलिए देखा होगा आपने कि जम्मू कश्मीर में भी अपसफा लगा हुआ था और उधर नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी लगा हुआ है, ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। ये फौजियों को दिया गया एक विशेषाधिकार था, ठीक है। इसके बाद देखिए कहा जा रहा है यूएपीए वाला, 1967 में जो लाया गया था। लेकिन यूएपीए जो है, यूएपीए जो 1967 में लाया गया, ये देखिए यूएपीए फिर इधर भी कह रहा है कि 2004, 2008, 12 और अंततः 2019। इसीलिए यूएपीए में लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगला ध्यान देते हैं, देखिए मीसा। मीसा क्या है, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाया गया था 1971 में, ठीक है। यहां देखिए 1971 में। और दोस्तों 1971 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। लेकिन मीसा एक्ट का जो है सही रूप से इंदिरा गांधी ने जो है कब यूज किया, इमरजेंसी के टाइम में। जितने विपक्षी नेता थे, चाहे वाजपेयी जी, आडवाणी जी हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, सबको उठा के जो है डलवा दिया जेल में। पूरा विपक्ष का काम है तमाम, बाहर ही नहीं रहोगे तो जनता को क्या संबोधन करोगे, पड़े रहो अंदर में। मीसा एक्ट के तहत इंदिरा गांधी ने अपने कई विपक्षियों को अंदर में डलवा दिया। लगभग 21 माह तक कई नेता जेल में पड़े रहे इमरजेंसी के दौरान। यहां तक कि हमारे बिहार के भी एक पॉपुलर लीडर जो हैं लालू यादव जी, उन्हें भी मीसा एक्ट के तहत जो है जेल में डाल दिया गया था। और एक कोइंसिडेंस बताता हूं आपको दोस्तों, कहा जाता है कि लालू जी जब जेल में थे ना, तो उसी मतलब जेल जाने के दौरान मीसा एक्ट के तहत जब वो जा रहे थे, तो उसी समय राबड़ी जी को पुत्री हुई थी पहली, है ना, जिस पर जो है लालू यादव जी, अब पता ही है आपको कितने मजाकिया अंदाज वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी, बड़ी बेटी का नाम रख दिया मीसा, है ना। तो ये एक कोइंसिडेंस है। तो मीसा एक्ट के तहत जो है कई नेताओं को अंदर किया गया, किसको, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर जो है अंदर कर दिया भारत सरकार ने। इसके बाद देखिए लाया गया एनएसए। एनएसए जो है 1980 में लाया गया और अभी तक एनएसए चल रहा है। इस एनएसए को कहा जाता है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है, हिंदी में इसी को कहा जाता है रासुका, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। रासुका काफी खतरनाक कानून है दोस्तों। बड़े बड़े जो है आतंकी संगठन हो या कोई भी आतंकवादी हो या देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि कर रहा है, सारे व्यक्ति इस एनएसए से डरते हैं कि कहीं सरकार पकड़ के एनएसए ना लगा दे, सड़ते रहेंगे जेल में, है ना। यह भी काफी महत्वपूर्ण एक्ट है रासुका वाला, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, रासुका के बाद आया था टाडा। टाडा में कहा गया था कि ये टेररिस्ट एंड जो है डिस्ट्रप्टिव जो है एक्टिविटीज पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था। इस पर क्या है, ये देश में सुरक्षा एजेंसी हो या देश की जो है न्याय व्यवस्था, इन सबको जो है पावर दे दिया गया था कि जो भी आतंकवादी हैं या जो भी ऐसा व्यक्ति नजर आता है संदेह की दृष्टि से भी कि वो कुछ गलत कर रहा है देश के खिलाफ, यानी देशद्रोह जैसा काम कर रहा है, यानी राष्ट्रहित में काम नहीं कर रहा, पकड़ के जेल में डाल दो टाडा एक्ट के तहत, ठीक है, उठा के डाल देता है टाडा एक्ट में। टाडा एक्ट लाया गया था दोस्तों कब, 1985 से 1995 के बीच। और ये टाडा एक्ट लाने का एक खास वजह भी था दोस्तों। 1985 में जो है पंजाब में कुछ आंतरिक कलह हो रहा था। आपको पता है इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो है राजीव गांधी पीएम बने थे और उधर पंजाब में जो है एकदम सिखों का दमन चक्र चल रहा था और खालिस्तान लोगों का कुछ आवाज भी उठ रहा था। तो मेनली जो है ये टाडा उन्हीं के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में ये काफी समय तक चला रहा। और मैं आपको बता दूं कि संजय दत्त को जो है ये टाडा एक्ट के तहत 1993 में आर्म्स रखने के लिए जो है जेल किया गया था, टाडा एक्ट के तहत ही। अगला देखिए कह रहा पोटा एक्ट। पोटा का जो है ये 2001 में लाया गया था और 4 में इसको समाप्त कर दिया गया था। पोटा का मतलब ही होता था प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये लाया गया था, ठीक है, टेररिस्टों के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए। अंततः आते हैं फिर से यूएपीए पे। यूएपीए क्या है, ये जो है दोस्तों अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए लाया गया है। देश में जितनी भी
गैर जिम्मेदारी वाली हरकतें की जा रही हैं, देश के खिलाफ काम चल रहा है ना, यानी देश की एकता को तोड़ने का काम चल रहा है। ऐसे संगठन हो या ऐसे लोग हो या इनसे जुड़े हुए लोग हो या इनकी मदद करने वाले लोग हो, उन सबको पकड़ के यूएपीए में डाल दिया जाता है। मूलतः यूएपीए दोस्तों लाया गया था 1967 में, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हाल फिलहाल 26 जनवरी के दिन जो है लाल किला पर जो है किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट के नाम पर तमाशा बना के रख दिया था। हमारे भारतीय झंडा को हटा के वहां पर खालिस्तानी झंडा फहराया जा रहा था। तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं जो है फिर लगा कि ना गड़बड़ हो रहा है, तो यूएपीए एक्ट के तहत कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन ध्यान देना आपको कि केंद्र सरकार ने 2019 में जो है यूएपीए को, जो कि 1967 में आया था, इसको और मजबूत कर दिया। सीधे कह दिया अनलॉफुल काम जो भी करेगा या जो भी जो है ऐसा एक्टिविटी करेगा देश के खिलाफ होगा, सबको पकड़ के अंदर डालो, यूएपीए ला दिया। तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण था, ठीक है, निवारक नजरबंद कानून। और आज जो है स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 ही एक्सप्लेन किया है। कल जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो है ये खत्म कर दिया जाएगा। और आप लोग प्लीज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।